नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली उन तमाम पार्टियों की, विशेष तौर से विपक्ष की, जो अपनी सुविधा अनुसार महिलाओं के मुद्दों को उठाता है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और मामला आता है संदेश खाली का, जहां पर सैकड़ों महिलाएं बाहर निकलकर बताती हैं कि किस तरह से शाहजहां नाम का आदमी और उसकी पूरी गैंग उनके साथ दुष्कर्म करते रहे, उन्हें प्रताड़ित करते रहे, लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप रहती हैं। चुप ही नहीं रहती बल्कि आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश भी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसे युवाओं की पार्टी कहा जाता था, आज की पार्टी कहा जाता था, बढ़ चढ़ के जो मुद्दे उठाती थी, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे उठाती थी। हमने पहलवानों के प्रदर्शन के समय भी देखा था। वो महिला उनकी पार्टी की जो महिलाओं आयोग की अध्यक्ष रही, महिलाओं के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरती रही, उसी महिला के साथ सीएम के घर पर मारपीट का मामला आता है और शुरू हो जाता है अपनी ही पार्टी की एक नेता का चरित्र हनन। तो क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा राजनीति के हिसाब से होता है? और क्या ये राजनीति विपक्षी पार्टियों की, विशेष तौर से उन राज्य सरकारों की जो ये मुद्दे उठाती हैं, कलई खोल देती हैं कि महिलाओं को लेकर उनका रुख क्या है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नाजिया इलाही खान, जो बीजेपी की नेता भी हैं और साथ ही साथ एक वकील भी हैं। दोनों ही मुद्दों पे पूछेंगे और उससे बड़ी बात यह है कि वो एक महिला भी है, महिला का दर्द भी समझती हैं। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। नाजिया जी, सबसे पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर जो उठ रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं स्वाति मालीवाल पिटाई कांड जब से सामने आया है, पार्टी उन्हीं की नेता थी, उन्हीं की सांसद थी, मारने वाला उन्हीं की पार्टी के था, जो इसने आरोप लगाए वो भी उन्हीं की पार्टी, मामला पुलिस में है लेकिन आरोप बीजेपी पे गढ़े जा रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है, स्वाति मालीवाल को जिस तरह से वो ट्वीट कर रही हैं, उनका चरित्र हनन उन्हीं की पार्टी कर रही है। ये वही पार्टी है, जब पहलवानों का मुद्दा हुआ तो जोर शोर से बोलते थे कि महिला विरोधी है बीजेपी, लेकिन जब खुद की पार्टी में महिला का पक्ष लेने का समय आया तो ये अलग रंग दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और जब भी इस मुद्दे को लेकर के मैं अन्य चैनल्स पर मैं बैठी हूँ डिबेट में, तो मैंने एक बात बहुत साफ और सुथरे तरीके से कही कि इस मुद्दे को मैं किसी भी तरीके के पॉलिटिकल वे से नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं बहुत भावुक तरीके से देख रही हूँ। संदेश खाली मैं खुद गई थी और कई बार गई, पुलिस ऑफिसर से मैंने बात किया। तो ऐसे जो भी मुद्दे होते हैं, मैं उसको बहुत भावुक तरीके से देखती हूँ, बहुत सेंटिमेंटल, इमोशनल और अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को खतरे में देखती हूँ, क्योंकि आप भी महिला हैं और मैं भी महिला हूँ। तो जब एक स्वाति मालीवाल, जो कभी आम आदमी पार्टी की नजरों में, आतिशी के नजरों में जो लेडी सिंघम हुआ करती थी, आतिशी मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए एक ऑर्नामेंट और एक अचीवमेंट हुआ करती थी, यही आतिशी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती थी कि स्वाति मालीवाल अकेले भारतीय जनता पार्टी पे भारी हैं और महिलाओं को जस्टिस दिलाने का काम स्वाति मालीवाल अकेले दम पे कर रही है। हमें भी लगा कि चलो भाई ठीक है, अगर किसी एक औरत को इतनी प्रशंसा मिल रही है और वो इतने बड़े बड़े पद पर भी बैठ चुकी है तो मिलनी चाहिए। और मैं नाज़िया इलाही खान, मैंने कभी भी स्वाति मालीवाल के विरोध में कभी कोई बात रखी भी नहीं, लेकिन आज मुझे ये समझना पड़ रहा है कि जब आप निर्णय किसी एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करने का लेते हैं जो पार्टी की शुरुआत ही धोखेधड़ी से हुई हो, वो निर्णय ही आपका गलत होता है। जब आप एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लेते हैं जो पार्टी किसी एक ऐसे बुजुर्ग आदमी के आंदोलन और भूख हड़ताल से और धरना से होती हुई एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले ले और उस बुजुर्ग अन्ना हजारे जी को बेवकूफ बना करके उनको चार दीवारी में बंद कर दिया जाए, तो ऐसे ऐसे मुख ऐसा ही काम करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तोलाबाजी, शराब घोटाला, स्कैम और अभद्र शब्दावली के इस्तेमाल के लिए ही जानी जाती है? नहीं, शाजिया इल्मी से लेकर के ऐसी कई महिलाएं हैं आम आदमी पार्टी की जिन्होंने अपने इस बात को रखने की कोशिश की थी, कई बार कोशिश की थी कि आम आदमी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता, मंत्री, काउंसलर और एमएलए हैं जो अभद्रता की हदों को क्रॉस करते हैं, जो अश्लीलता की हदों को क्रॉस करते हैं।
हालिया में शाजिया इल्मी की आंखें भरी हुई थी, जिनको हम स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में हमेशा देखे हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। अपना बना बनाया करियर भी उन्होंने छोड़ करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सुपुर्द कर दिया। और मिला क्या बदले में? गाली गलौज। मिला क्या? आंख में आंसू। और वो डिप्रेशन आज भी शाजिया इल्मी जी के आंखों में भी नजर आ रहा है, जुबान की लड़खड़ाहट भी बता रही है, कांपते हुए हाथ भी बता रहे हैं, और पसीने से तरबतर चेहरा भी बता रहा है कि आज भी वो उन चीजों को याद करती हैं तो वो डिप्रेशन वाला जो ऑरा होता है वो आ जाता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि सोमनाथ भारती मॉलेस्टेशन चार्जेस में गया था, क्या उसको भूल जाया जाए? क्या क्या आप लीडर जो ग्वालियर में भोपाल में जो रेप केस में का आरोपी था, उसको भूल जाया जाए? आप गुना कैंडिडेट गैंगरेप का आरोपी था, क्या उसको भूल जाया जाएगा? कैसे भूल जाया जाएगा? देखिए, मुझे याद है कि कुमार विश्वास जी ने आज से ठीक 7 साल पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने पुष्टिकरण किया था कि खालिस्तानी जैसे लोग और देशद्रोही जैसे लोग अगर अरविंद केजरीवाल से आकर के मिलते हैं और उनको फंडिंग करते हैं तो ऐसी पार्टी में उनको नहीं रहना है। और वो उन्होंने कसम खाई थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके चिट्ठे मैं जरूर खोलूंगा। और आज 7 साल के बाद वो चिट्ठा खुल गया। जब अरविंद केजरीवाल जेल गया तो खालिस्तानी पन्नू को सबसे ज्यादा बुरा लगा। जब अरविंद केजरीवाल जेल गया तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बुरा लगा। जब अरविंद केजरीवाल जेल गया शराब घोटाले में तो सबसे ज्यादा नवाज शरीफ चिल्लाया। जब अरविंद केजरीवाल जेल गया तो भारत में बैठा हुआ वो जिहादी एक्टिविटीज करने वाला मुसलमान सबसे ज्यादा चिल्लाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि देश में रह करके देश के दिल्ली के वासियों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। देश के दिल्ली के वासियों को बेवकूफ बना करके वो शीश महल में प्रवेश किए। देश में और दिल्ली के वासियों को बेवकूफ बना करके अपने बेटे को उन्होंने घर बैठे बैठाए करोड़ों का कारोबार बना करके दे दिया। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वासियों को क्या दिया? अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही महिला नेत्री, अपनी महिला सांसद को क्या दिया? अपने बॉडीगार्ड, अपने सिक्योरिटी, अपने बगल में बैठने वाले आदमी के द्वारा उसको पिटवाया। मुझे बड़ा अजीब लगा जब आतिशी ये कह रही थी कि स्वाति मालीवाल ने परमिशन नहीं लिया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वो मुख्यमंत्री निवास चली आई थी। अरे भैया, राज्यसभा एमपी को भी परमिशन लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जो जेल खट्टे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है, वो तो आए ही है जेल से 20 दिन के लिए, एड इंटरिम बेल में 20 दिन के लिए कंपेनिंग करने के लिए तो आए हैं, फिर तो वो चले जाएंगे, टिकट टू जेल दोबारा हो जाएगा। तो इस 20 दिन में जो राज्यसभा की सांसद है, अगर उनको कोई जरूरी बात करनी होगी तो वो तो बिना अपॉइंटमेंट के भी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी महिला, आप भी एंकर है, मैं आपको भी बोल देना चाहती हूँ कि बिना मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट के मत जाइएगा, नहीं तो कोई ना कोई पीट देगा अच्छे से। तो जिस तरीके से पीटा गया है, जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से अश्लीलता की हदों को पार किया गया है, ये बहुत ही खतरे का बास बन चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल की बीवी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में जितनी भी महिलाएं नेत्री हैं, उनको अब आम आदमी पार्टी छोड़ देना चाहिए। और धीरे धीरे हमारे कान तक सुनने में आ भी रहा है कि सब छोड़ रही हैं। मुझे याद है 2024 के फरवरी में आतिशी ने मुझे ट्वीट में रिप्लाई किया था कि भारतीय जनता पार्टी में अपना वक्त बर्बाद मत करो, वो तुम्हारे इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं, तुम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो आज मैं आतिशी को जवाब देना चाहती हूँ कि मेरा निर्णय, मेरी पसंद और मेरा जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है, वो अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से उतर करके आ जाएगा तो वो विश्वास टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र एक इस देश में भारतीय जनता पार्टी है जहां पर महिलाओं का सम्मान पुरजोर होता है और महिलाओं की इज्जत खुद प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं। मैं नाज़िया जी यहाँ एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ, ये वही आम आदमी पार्टी सरकार है जो हमेशा कहती है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है दिल्ली के अंदर, हमने महिलाओं के लिए बसेस में फ्री कर दिया है सफ़र करना।
ये स्वाति मालीवाल खुद सड़कों पर उतरी, निर्भया के केस के समय में भी हमने देखा, उसके अलावा मणिपुर के मामले में भी वो वहां पहुंच गई थी, तेज तर्रार नेत्री मानी जाती थी। ऐसे में जब बाहर निकले हैं जेल से थोड़े दिनों के लिए परमिशन लेकर अरविंद केजरीवाल, और उनके जिस शीश महल जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसके अंदर उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की मारपीट होती है। आप वकील भी हैं, आपने एफआईआर भी पढ़ी होगी, जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं कि किस तरह का अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ है। ऐसे में क्या जो जनता, जो महिलाएं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को वोट देती हैं, उसके बाद जो चरित्र हनन स्वाति मालीवाल का शुरू किया है वो भी देख रही हैं, क्या इससे पार्टी की छवि धूमिल नहीं होती और महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ता है? मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास के पन्ने खोल करके बताना चाहूंगी। क्या एक बहुत बड़े नेशनल न्यूज की रिपोर्टर जब शीश महल गई थी तो उनको अगवा नहीं किया गया था? उनको अगवा कर करके उनके ऊपर बेवजह के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस और ऐसी धाराएं नहीं डाली जा रही थी जो नहीं डालना चाहिए था। आप भी एंकर हैं, आप भी रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर का काम ही है रिपोर्टिंग करना, सच को सच दिखाना, झूठ को झूठ दिखाना। ये सारी चीजें तो आपका आपका कर्तव्य है। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं आप। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या शाजिया इल्मी को जब आम आदमी पार्टी के टिकट के द्वारा वो लड़ रही थी, कंपेनिंग कर रही थी, उस कंपेनिंग के द्वारा गंदी गंदी गालियां नहीं परोसी गई थी? मैं पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो राजस्थान में बैठे हुए हैं पंजाबी, वो क्या दारू पी करके भाषणबाजी करके औरतों को छेड़ते हुए नजर नहीं आ रहे थे? क्या एक बड़े टीवी चैनल के एंकर को मारने के लिए नहीं उठे थे क्योंकि वो शराब में टिप्सी और ड्राउजी थे? मैं पूछना चाहती हूँ, आतिशी जिसको आप तेज तर्रार महिला नेत्री आम आदमी पार्टी की कह रही हैं, क्या वो लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक में जाकर के जाम नहीं खड़काया करती हैं? क्या वो सीपी में नाका में पकड़ाई नहीं थी अभद्र काम करते हुए गाड़ी के अंदर? क्या वो ठनकती हुई और डोलती हुई सीपी के रास्तों से गुजरती हुई कभी देखी नहीं गई है? मैं देखिए, शराब घोटाला ऐसे नहीं हुआ है। शराब का नशा पहले सर चढ़ा है और उसके बाद शराब घोटाला हुआ है। पैसे का नशा पहले चढ़ा है और उसके बाद फिर पैसा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाया है और झाड़ू जो उनका लोगो है, उन्होंने दिल्ली की जनता को झाड़ू दे करके किनारे कर डाला और सारी संपत्ति खुद में लपेट डाली। मैं पूछना चाहती हूँ कि निर्भया के आरोपियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह 4 बजे तक खुलता था, तो आज इंडिया अलायंस में कांग्रेस के जोटदार कैसे हो गए अरविंद केजरीवाल जी? मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब बम फटता था और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के साथ मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री खाना खाया करते थे, डिनर पार्टियां क्या करते थे, और अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस में राहुल बाबा के बगल में बैठ गए। कैसे? आप तो कोसते थे कांग्रेस की सरकार को, आप तो कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, फिर आपकी विचारधारा कांग्रेस जैसी इस्लामिक और मुस्लिम लीग जैसी कैसे हो गई? क्या हो गया ऐसा? खुद में कमजोर पाने लगे? बात सिर्फ वही नहीं है नाजिया, ये तो सबने देखा है, लेकिन सवाल जो सब पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता भी यही जानना चाहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले में चुप क्यों हैं? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जो हुआ है वो तो अरविंद केजरीवाल की अनुमति से हुआ है, अरविंद केजरीवाल के शीश महल में हुआ है। क्या जवाब देंगे? उनके पास क्या जवाब? जितने भी नेता मंत्री जो हैं, वो जो अभद्रता की हदों को पार किए हैं पहले भी, क्या वो जवाब देने के काबिल है? अमानुतुल्लाह ने रोहिंग्याओं को कूलर पहुंचवाया था, 10-10 हजार की गड्डियां पहुंचवाई थी, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट कराने की कोशिश की थी रोहिंग्या घुसपैठिया मुसलमानों को रखने के लिए। क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने? अरे जवाब देंगे कैसे? उनके पास जवाब है कहाँ? आम आदमी पार्टी का चिट्ठा तो खुल चुका है। देखिए पहले क्या हुआ कि जैसे ही स्वाति मालीवाल ने अपनी अपनी शिकायत को सामने लाई, वैसे ही संजय सिंह बैठ गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल के गार्ड ने उनको पीटा है और भरपेट पीटा है। और उसके बाद फिर अब देखिए कि वो कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी को जवाब ही नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, वो कुछ बोलते ही हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ड्राइंग रूम का सीसीटीवी फुटेज इन्होंने गायब कर दिया है। अच्छा, धीरे धीरे सीसीटीवी निकाल रहे हैं। एक कि देखिए स्वाति मालीवाल बहुत अच्छे से जा रही है। अरे पूरा निकालो ना, मना किसने किया है? मना कौन
कौन कर रहा है? पूरा निकाल दो, दूध का दूध, पानी का पानी कर दो। बताओ जनता को कि अरविंद केजरीवाल सही है या वो गार्ड सही है या स्वाति मालीवाल सही है। बताओ जनता को। एक छोटा छोटा आप सच पर है, आप सत्य के आधार पर बात कर रहे हैं, तो संजय सिंह ने पहले कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्वाति मालीवाल को पीटा गया, और अब जो है वो डिनाई कर। बिल्कुल सही बात है। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का ये जो पिटाई कांड है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो भी चुप हैं, उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है। और विशेष तौर से दिल्ली जैसी जगह जहां निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कई दावे अरविंद केजरीवाल की सरकार भी करती रही है, जब उनके खुद के घर में ये सब होता है तो संदेह पैदा होता है। विषय जांच का है, पुलिस जांच कर रही है, रिपोर्ट हमने एफआईआर भी पढ़ी है जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं कि चलिए अगर महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की होती है तो यह माना जाता है कि वो महिलाओं के दर्द को समझेगी। जब चुनाव होते हैं तो अगर कोई महिला प्रत्याशी है तो वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती भी है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी की सरकार में संदेश खाली जैसा एक पूरा कांड होता है। वहां की जो महिलाएं हैं वो खुद जो है बाहर निकल कर आती हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और ये उम्मीद लगाती है कि महिला मुख्यमंत्री हमारी मदद करेंगी। लेकिन जब पूरा मामला खुलता है तो मुख्यमंत्री आरोपी के साथ खड़ी नजर आती हैं। वो तब सीबीआई जांच के खिलाफ कोर्ट भी जा रही हैं। ऐसे में रेखा पात्रा जैसी महिला जो सामने खड़े होकर, जैसे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी बनाया है, वो मुखर होकर आती है तो स्टिंग ऑपरेशन ले आया जाता है। महिलाओं का चरित्र हनन, जो खुद पीड़ित हैं उनका चरित्र हनन शुरू कर दिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद या सत्ता आने के बाद कोई भी महिला ये भी भूल जाती है कि एक महिला का दर्द क्या होता है? देखिए 2012 से लेकर के 2024 तक में लाखों गैंग रेप हुए हैं, रेप हुए हैं, और महिला पीड़िताओं के इमोशन को ना समझते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा रेप के अक्यूज्ड का उन्होंने समर्थन किया है। और अगर रेप का अक्यूज्ड मुसलमान निकल जाए तब तो नो इफ नो बट सीधा हमारी महिला मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का तिजोरी खुल जाता है उस मुसलमान बलात्कारी को बचाने के लिए। मुझे याद है कि 5 फरवरी 2012 को जब नासिर खान कादिर खान ने सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया था और पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन उनका एफआईआर नहीं ले रहा था, तो श्रीमती ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि ये सजी हुई घटना है, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान था। इवन तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काकोली दस्तीदार, जिनको अभी फिर से टिकट मिला है और उस काफी सालों से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा था अरे वो क्रिश्चियन लड़की पैसा ज्यादा मांगी होगी, बेचारा मुसलमान लड़का दे नहीं पाया, इसीलिए एफआईआर कर रही है रेप का। उसके बाद फिर मुझे याद है कि एक 72 साल की नन का चर्च के अंदर बलात्कार हुआ और 5 बांग्लादेश मुसलमान जो बंगाल में रहते हैं उन्होंने घुस करके किया था। तब भी श्रीमती ममता बनर्जी इग्नोरेंस नेचर और एटीट्यूड में थी। कालियागंज हांसखाली 2022 और 23 में बलात्कार हुआ, साथ में मर्डर भी कर दिया गया दोनों मासूम और माइनर बच्चियों का। अपने स्टेट गवर्नमेंट के मंच पर खड़े होकर के उन्होंने कहा अरे लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी, मैंने व्हाट्सएप चिट चैट पढ़वाया है पुलिस से, सब ऐसे ही हो जाता है, लव अफेयर में ये सब होता है। मुझे याद है कि कामदुनी का जब 3 बार कंटिन्यू रेप हुआ था और जिसमें 5 आरोपी मुसलमान थे, और उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय श्रीमती ममता बनर्जी के पास था और पुलिस मंत्रालय भी श्रीमती ममता बनर्जी के पास था। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था और रातों रात छुप करके कामदुनी के शव को जला दिया गया था, अंतिम संस्कार कर दिया गया था ताकि वो बात आगे ना निकले। अब स्टिंग ऑपरेशन पर मैं आती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाहजहां पर आऊंगी। जब मैंने पहली बार मंच पर खड़े होकर के कहा कि श्रीमती ममता बनर्जी अगर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है और आप सर पर आंचल रख करके अफ्तार भी कर लेती हैं और कुरान के खिलाफ आप ईद के नमाज में भी चली जाती हैं मुसलमान पुरुषों के भीड़ में, तो अगर कलमा पढ़ चुकी हैं तो सच बता दीजिए, इसमें आपत्ति और शर्म कहाँ की बात है, छुपाने की बात कहाँ पर है। फिर मैंने अल कुरान के वो पारे पूछे कि किस अनुमति से
आप ईद की नमाज में जाती हैं पुरुषों के भीड़ में। मैंने जब कलकत्ता हाई कोर्ट में श्रीमती ममता बनर्जी के इस इस्लाम के खिलाफ स्टेप पर मैंने जब केस किया, तो आपको पता है 2012 की या 2010 की एक वीडियो निकाल करके, जब मैं बच्ची थी, वो वीडियो निकाल करके मेरा वायरल करवाया गया, जिसमें मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही हूँ, उसको वायरल कराया गया, मेरे ऊपर फेक एफआईआर किया गया और 135 पुलिस ऑफिसर मेरे घर भेजे गए मुझे अरेस्ट करने के लिए। कि मैंने ये क्यों पूछा ममता बनर्जी से, मैंने इस्लामिक कायदा कानून उनसे क्यों पूछा, वो मतलब इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, उनको करने दिया जाए, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आप बताइए कि जब हम जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर आराम से हो जाता है, हमारे घर पे 135 पुलिस आ सकती है, तो संदेश खाली की मासूम माँ बहनें, ग्राम एरिया में रहने वाली, वो कैसे हिम्मत करती? आपको लगता है कि क्योंकि वो महिलाएं हिंदू हैं, आरोपी एक मुसलमान है, इसीलिए ये पूरी राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, तुष्टीकरण के ऊपर उन्हें महिलाओं का दर्द नहीं दिखता? नहीं, देखिए मैं आपको फिर से इस बात को, ताकि व्यूअर्स को भी अच्छे से समझ में आए, जैसे कश्मीर में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में 1989 से 1991 तक कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार जेनोसाइड हुआ, उनको निर्वस्त्र किया गया, लश्कर तैयबा के बिस्तर पर दिया गया, यासीन मलिक मस्जिदों में उनका नंबर लगाया करता था कि किसके बिस्तर पर कब जाएगी। उसी तरीके से संदेश खाली की उन माँ बहनों को टारगेट किया गया जिनके हाथ में शाखा पौला था, जिनके पैर में आलता था, जिनके माथे पर सिंदूर था और जिनके जुबान पर राम राम था, उन्हीं माँ बहनों को निर्वस्त्र किया गया। हमेशा 2021 में आपने स्लोगन सुना होगा कि हमारी दीदी मुनी कह रही हैं बांगाल बांगाल में के चाय। तो मैंने पूछ लिया कि कब चाय भाई, कब चाहिए? रात में 2 बजे चाहिए, रात में 1 बजे चाहिए, सुबह के 4 बजे चाहिए या पूरी रात चाहिए? क्योंकि संदेश खाली की माँ बहनों को वहां पर पार्टी ऑफिस में शेख शाहजहां और उसके जितने भी सिपा सालार है, वो पार्टी ऑफिस बुलाया ही करते थे रात में 12 बजे के बाद। और जो सुंदर होती थी उनको रोक लिया जाता था पूरी रात, और जो थोड़ी दिखने में नॉर्मल होती थी उनको भेज दिया जाता था। अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो चाष करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनका फसल पकेगा तो मुसलमान नेताओं के झोली में डालना है भैया, हर हाल में डाल देना है। और बेटी जैसे ही 15 की होगी वो भी मुसलमान नेताओं की झोली में डाल देना है भैया। अगर नहीं डालेंगे तो बलात्कार होगा और मास बलात्कार होगा। और मुसलमान नेता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए मुसलमान नेताओं के विरोध में अगर एक बात भी किया जाएगा या एक एफआईआर करने की कोशिश की जाएगी तो पूरे खानदान को, एफआईआर जो कंप्लेनेंट होगा उसके पूरे खानदान को झूठे केस में फंसा करके, आर्म्स एक्ट लगा करके उसको जेल की हिरासत में डाल दिया जाएगा। मर्दों को, पुरुषों को और महिलाओं के साथ अभद्रता की जाएगी, उनके साथ अश्लीलता की जाएगी। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, अभी हालिया में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है हमीदुल खान साहब, उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेंट्रल से फोर्स आई है ये 2 महीने रुकेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे तो जिस उंगली से वोट करोगे वो उंगली काट दी जाएगी। एक और बात बता देती हूँ, हुमायूं कबीर, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सनातनी जो भी आएगा उसको 30% हिंदुओं को 70% हिंदू गंगा नदी में डुबा डुबा करके मारेगा। और एक बात बता देती हूँ मैं आपको, 2021 में फरहाद हकीम साहब ने द डॉन न्यूज पेपर, पाकिस्तान के द डॉन न्यूज पेपर जो नवाज शरीफ से बहुत क्लोज है, वो आया था विधानसभा इलेक्शन फरहाद हकीम का कवर करने के लिए, पाकिस्तान से अनुमति भी मिल गई आने की। और फरहाद हकीम साहब जो ममता बनर्जी के लाडले मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कलकत्ता तो मिनी पाकिस्तान है। एक और बात बता देती हूँ कि 2021 के विधानसभा इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान यही मुसलमान फरहाद हकीम साहब ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता गाली दे करके माँ बहन की आएगा तो लात मार करके भगाना। उसके बाद फिर मैं बता देती हूँ कि 2023 के दिसंबर में दुर्गापुर के मंच से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मंच से श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा कि अब
जिहाद होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। एक और बात बता देती हूँ कि ये मार्च के महीने में श्रीमती ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मंच से बैठ करके खड़े होकर के माइक पर कहा कि जो कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अब आप बताइए कि ये पाकिस्तान माइंडेड है कि नहीं है। ये तस्वीरें, ये सारी बातें पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल नाजिया जी जो बनता है, जब इस तरह की सरकारें होती हैं, आपने ममता बनर्जी का बताया कि किस तरह धमकियां दी जाती है, दूसरी तरफ हम अरविंद केजरीवाल की सरकार भी देख रहे हैं। ऐसे में जब रेखा पात्रा जैसी महिला जो कि पीड़ित है वो चुनाव के लिए खड़ी होती है, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरह उन्हें बदनाम करने के लिए और पूरी साजिशें रची जा रही हैं उन्हीं की पार्टी के द्वारा। जब ये महिलाएं सामने खड़ी होती हैं लड़ने के लिए, तो क्या चुनौतियां बढ़ जाती हैं? बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि जितने भी मुसलमान कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हो, उनको उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है कि इस महिला को खामोश करने के लिए तुम जितने लिमिट क्रॉस कर सकते हो कर दो। मैं आपको कई ऐसे वॉइस नोट सुना सकती हूँ, मैं ऐसे कई आपको कमेंट्स भेज सकती हूँ जो पढ़ने के बाद शायद महिला दोबारा कुछ नहीं बोलेगी। वो अपने आप को या तो सुसाइड कर लेगी और या तो फिर कमरे में बंद कर लेगी। ऐसे ऐसी हदें, ऐसे लिमिट्स क्रॉस करने की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिसको मैं रोज झेलती हूँ, रोजाना झेलती हूँ। तो जब भी हम ममता बनर्जी जी की सरकार या आज स्वाति मालीवाल को जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है, ये बरसों से झेलना पड़ रहा है। आप सोचिए ना कि कांग्रेस में कभी भी कोई महिला नेत्री बहुत रिनाउंड नहीं हुई, क्योंकि ना ही सोनिया एंटोनियो को पसंद था, ना ही इंदिरा गांधी जी को पसंद था कि उनके लेवल में कोई महिला नेत्री आकर के खड़ी हो। और जब भी कोई वोकल हुआ करती थी, उसको वैसे ही ट्रोल किया जाता था, वैसे ही अभद्रता की हदें क्रॉस करवा करके उसको खामोश किया जाता था। और वही सारी चीजें अडेप्ट करके आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो क्या ये माना जाए कि जो भी सरकारें, हम बंगाल की और दिल्ली की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, वो सिर्फ एक पाखंड है, और दूसरी बात, ऐसी महिलाओं के लिए सिर्फ कानून एक आखिरी उम्मीद है? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी, आपका 1 मिनट लूंगी मैं। जी। देखिए 1989 से 1991 तक जब कश्मीरी पंडित की बेटियों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उनका नरसंहार हुआ, उनका बलात्कार हुआ, तो क्या सोनिया एंटोनियो गई थी कश्मीर विजिट करने के लिए? नहीं गई थी, बिल्कुल नहीं गई थी। मैं मानती हूँ प्रियंका वाड्रा बहुत छोटी सी बच्ची रही होंगी 1989 में, वो नहीं गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब राजस्थान में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ और उसको भट्टी में जलाया गया, तब क्या प्रियंका वाड्रा गई? नहीं गई। संदेश खाली में जब मास बलात्कार हुआ तो प्रियंका वाड्रा गई? नहीं गई। मणिपुर में जब घटना हुई, मैं खुद बोल रही हूँ, तो क्या प्रियंका वाड्रा गई? नहीं गई। आज महिलाओं पर जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है, तो प्रियंका वाड्रा जो स्लोगन लगाती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो फेक है। आज स्वाति मालीवाल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि ये आम आदमी पार्टी का अपना मुद्दा है, वो खुद अपने घर में बैठ करके इसको पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे, क्यों पूरा करेंगे? आप इंडिया अलायंस में हैं, आप इंडिया अलायंस में होकर के इसको इसको नहीं, वो बीजेपी शासित राज्यों में जाती है ना, जहां बीजेपी शासित राज्यों की सिलेक्टिव है मामला। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिला नेत्री हैं या जो भी वोकल वॉइस है इस भारत में, या जो भी देश के प्रति अपने आप को समर्पित करके देश के हित में काम कर रही हैं, ये सारी इंडिया अलायंस और विपक्षी दल उनको टारगेट भी करेंगी, उनको मलाइन भी करेंगी, उनको डिफेम भी करेंगी, उनको मारेंगी भी, उनको पिटेंगी भी। उससे बचने का सिर्फ 2 रास्ता है। एक, अपने ऑरा को और अपनी शिक्षा को ना भूलें और कानून पर पूरा भरोसा करें, और इतनी दूर तक कानून के सहारे जाएं जब तक सामने वाला व्यक्ति जेल की सलाखों में ना चला जाए। और तोड़ने की कोशिश लगातार की जाती है। जो हिम्मती महिलाएं होती हैं वो आगे जरूर बढ़ती हैं, रेखा पात्रा हो चाहे स्वाति मालीवाल, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन दुनिया देख रही है, तमाशा हो रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, एक जुमला अच्छा है, लेकिन जब लड़ाई की असली बात आती है तो हम देख रहे हैं स्वाति मालीवाल अकेले लड़ रही हैं, रेखा पात्रा वहां पर अकेले लड़ रही हैं, वहां की संदेश खाली की इतनी महिलाएं हैं बिना किसी संरक्षण के लगातार लड़ रही हैं। और बात आती है तो कानून की,
कानून पे पूरा भरोसा बना हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम भारत जैसे देश में जहां देवी माना जाता है, वहां महिलाओं को लेकर ये बात हमेशा आगे रखनी चाहिए कि कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, महिलाओं के साथ हमेशा साथ खड़े होना चाहिए अगर उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। तभी आप महिला सशक्तिकरण की बात करने का हक रखते हैं। नाज़िया जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।